वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 15 करेंगे जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। अब आप सभी को, आप बड़े स्टैंडर्ड में आ चुके हैं तो आप सभी को एनवायरनमेंट का तो पता ही होगा। जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसमें बोला गया है हमें कि जो हमारे आसपास का जो एरिया है वही क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। और वो किससे बना हुआ होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये तो हम जानते ही हैं कि जो सांस नहीं ले सकते, जो ग्रोथ नहीं कर सकते, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, इन सभी को हम नॉन लिविंग थिंग्स में डाल देते हैं। अब यहाँ पे अबायोटिक और बायोटिक वर्ड्स जो है वो आपको देखने को मिले हैं। इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लिविंग थिंग कहते हैं। लिविंग थिंग का दूसरा नाम बायोटिक कंपोनेंट्स होता है और नॉन लिविंग थिंग का अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि आप इसके बारे में कितना जान पाए हैं। और अगर नहीं पता है तो आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी हमारे पास आएंगे और बहुत अच्छे से इसके बारे में डिफ़ाइन भी किया गया है। तो इसमें हमें कहा गया है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम यानी कि जिसमें पेड़ पौधे हो, जानवर हो, पक्षी हो और हम ह्यूमन बींग्स हो और एयर हो, हवा। हम सभी को सर्वाइवल के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए और ज़मीन यानी कि लैंड चाहिए और सॉइल चाहिए खाने के लिए। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो बायोटिक में आ जाती हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं, और अबायोटिक में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इन दोनों की ही ज़रूरत से, इन दोनों की ही मेल से हमें क्या मिलता है, एक इकोसिस्टम मिलता है। और इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, वरना नीचे भी इकोसिस्टम की एक और डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, वो भी आप अपने पेपर में लिख सकते हैं जब आपसे पूछा जाएगा। तो आगे देखिए, इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड विच गिव्स राइज टू फूड चेन्स एंड फूड वेब्स इन नेचर। अब यहाँ पे हम सभी को पता है कि हम अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉप नहीं हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। खुद से अपना खाना बनाने वाला कौन है, प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम उन पर डिपेंडेंट हैं बिकॉज़ हमारे पास इतनी, अब हम सब्जी पकाते हैं या हम चावल पकाते तो उसको हम अपना खुद से खाना प्रोड्यूस करना नहीं कहेंगे। खाना प्रोड्यूस करना मीन्स वो चीज़ हम अपने आप बना रहे हैं। और जो चावल और जो सब्जी है वो हमें कहाँ से मिलता है, खेतों से। सब्जी हमें पौधों से मिलती है, पेड़ पौधों से, राइट। हम उनको सिर्फ प्लांट से ले सकते हैं, लेकिन हम उनको, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम उनको खुद बनाएं। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। हम आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जितने भी जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और जो ह्यूमन बींग हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं प्लांट के सिवा, क्योंकि प्लांट तो प्रोड्यूसर का काम करता है। प्लांट जो है वो हमेशा देता है, लेता कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि ग्रो मोर ट्रीज़, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जो हैं वो उगाने चाहिए, जिससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। ये तो आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ रखा है। अब बात आती है कि जो इकोसिस्टम है उसमें जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए, अपने फूड यानी कि अपने खाने के लिए। अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और इसी के कारण हम क्या, हमारे बीच में क्या बनती है, एक फूड चेन बनता है या फिर एक फूड वेब बनती है। वो नेचुरल है, वो बननी ही बननी है क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपने ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि प्लांट को कौन खाता है, रैबिट, डियर। और रैबिट डियर को कौन खाता है, लायन। ये सभी लोग प्लांट को खाते हैं। जो लायन है वो किसको खाता है,
रैबिट को और डियर को। तो ये आपस में क्या हुए, डिपेंडेंट हो गए। अब यहाँ पे तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको दे दिया। आगे देखिए लास्ट पॉइंट जो है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड्स टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम जो रोज़ाना की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है उसकी वजह से हमें ही नुकसान पहुंचता है। वो कैसे? अब आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्थ है वो किससे घिरी हुई है, उसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी लेयर है। जैसे ये अर्थ है मान लीजिए, इसके ऊपर ये ऐसे लेयर है। ये किस चीज़ की लेयर है? ओजोन लेयर है। ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमें जो ये लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है। तो इसीलिए हम जब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो जो ओजोन लेयर है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब होता है कि उसमें ओजोन लेयर में खराबी आ जाना। और खराबी कैसे आती है? आपने पहले पढ़ा होगा या पहले सुना होगा कि एक बार हमारी ओजोन लेयर में छेद यानी कि होल पाया गया था और वो बढ़ने लगा था। तो उसको रोकने के लिए हमने अपना जो पॉल्यूशन है उसको कम किया था कि हमें पॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि जितना हम पॉल्यूशन करेंगे उसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो ख़राब हो जाएगी। और दूसरा इससे क्या नुकसान होता है कि हम इतने अमाउंट में, अब हम इतना सब यूज़ करते हैं, प्लास्टिक सबसे ज़्यादा, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो वो कितना गार्बेज जो है वो हमें देता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो जल्दी से गलता सड़ता नहीं है, हमें कोई भी खाद नहीं देता है, वो ऐसे के ऐसे रहता है, उसे गलने सड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत हज़ारों साल। और हमारे पास इतना स्पेस नहीं है रहने के लिए कि हम खुद भी रहें और साथ के साथ प्लास्टिक्स को भी जगह दें, क्योंकि आप कूड़ा जहाँ पे डालोगे वहाँ पे भी तो आपको जगह चाहिए ना। इसीलिए हमने प्लास्टिक का जो यूज़ है वो करना छोड़ दिया था। और इनफैक्ट हम पूरा तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम उस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, लेकिन जहाँ तक हम कोशिश करते हैं हमें उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए ही हार्मफुल है। आगे चलते हैं। अब आपका आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा ऊपर इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने समझा था। उसमें हमने समझा था कि जो हमारे आसपास के जो फॉरेस्ट हैं, जो हमारी एयर है, जो हमारे तालाब हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स खुद हैं और साथ के साथ जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी मिलाकर हमें क्या देता है? एक इकोसिस्टम देता है। तो उसकी डेफिनेशन है ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी और जो नॉन लिविंग थिंग है वो आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, उससे एक क्या प्रोड्यूस होता है? इकोसिस्टम प्रोड्यूस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट जो हैं, पॉन्ड है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, उन पर भी हम निर्भर हैं क्योंकि लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? जंगल से ही लाएंगे। और जंगल में कौन रहता है? जितने भी जो एनिमल्स, जो बर्ड्स होते हैं ज़्यादातर वो वहीं पे पाए जाते हैं। एक टाइप से अगर हम कहें तो वो उनका शेल्टर है, वो उनका घर है। इसीलिए फॉरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। और पॉन्ड, तालाब तो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी क्योंकि उससे हमें पानी मिलता है। आगे अब इकोसिस्टम के टाइप्स आएंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। अब जो इकोसिस्टम है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमें प्रकृति ने दिया है वो इकोसिस्टम। अब प्रकृति ने दिया है उसका मतलब क्या है? जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान है, यानी कि जैसे जो जंगल हैं उनको हम नहीं बना सकते। जंगल जो बहुत बड़े एरिया में होते हैं, हरे भरे होते हैं, उनको जो मैन है वो तो अपने हाथों से नहीं बना सकता, ना ही उनको उगा सकता है क्योंकि उसमें कितना टाइम लगेगा। जो ओशियंस हैं यानी कि जो इतने बड़े बड़े समुद्र हैं उनको हम कहाँ से लाएंगे? तो वो तो ऑफ कोर्स वो नेचर ने हमें दिया है। लेक्स हैं उनको भी हम नहीं बना सकते। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन। जो इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो कि हमें नेचर से मिला हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम। और उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, फॉरेस्ट, लेक, ओशियन एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरा टाइप है वो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल, आपने नाम से ही आप जान सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मतलब होता है कि इतने कुछ खास मेटल से नहीं बनी है, राइट।
यानी कि गोल्ड या फिर ये सिल्वर से नहीं बनी है, आर्टिफिशियल है। ऐसे ही जो इकोसिस्टम है वो भी आर्टिफिशियल होता है। मैन मेड इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब जो मानव के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम, गार्डन। अब जो क्रॉप फील्ड्स है यानी कि जहाँ पे हम खेती करते हैं उसको तो खुद मानव बनाता है उस जगह को। उसके बाद एक्वेरियम होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़ी मछलियाँ रखी जाती हैं, उनको भी इंसान ही बनाता है। और जो छोटे छोटे गार्डन्स हमारे घर के साइड में होते हैं उनको भी ऑफ कोर्स है वो इंसान ही बनाता है। आगे चलते हैं, देखिए अब हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आते हैं। कंपोनेंट्स मतलब कि इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जो हमने ऊपर पढ़े थे अबायोटिक और बायोटिक। तो सबसे पहले अबायोटिक और बायोटिक हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। अबायोटिक का एग्जाम्पल हो गया एयर, वाटर, लैंड, और बायोटिक का हो गया प्लांट, एनिमल्स। उसके बाद अब जो अबायोटिक है वो इससे आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन जो बायोटिक है उसके अंदर भी कई टाइप्स होते हैं। उसमें पहला टाइप जो है वो है प्रोड्यूसर का, फिर कंज्यूमर का और फिर डिकम्पोजर का। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन हो गया, प्लांट, क्योंकि प्रोड्यूस यानी कि जो चीज़ बना रहा है प्रोड्यूसर, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, तो वो हमारा प्लांट है। कंज्यूमर यानी कि जो प्रोड्यूसर से ले रहा है उसको कंज्यूमर कहते हैं, लेना, तो वो हो गया ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। और डिकम्पोजर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी सॉइल में होते हैं और वो चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब उसके बाद कंज्यूमर के अंदर टाइप्स आते हैं। तो प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर तो यहीं पे स्टॉप हो जाता है, लेकिन उसके बाद बचता है कंज्यूमर। कंज्यूमर का टाइप होता है हार्बिवोरियस, कार्निवोरियस, ओमनिवोरियस और पैरासाइट्स। अब ये जो टाइप्स हैं ये आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ रखे हैं कंज्यूमर के, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे। तो चलिए, अब इसके बाद है अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। इनका दूसरा नाम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लैंड हो गया, लाइट हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। हम इनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पानी और हवा की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स है। आगे है बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि हम लिविंग कंपोनेंट्स जिनको बोलते हैं, और उनका एग्जाम्पल है प्लांट्स, बैक्टीरियाज, एनिमल्स एक्सेट्रा। और इनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये तो हुई बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बाद आगे है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। जब हम बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं तो हम किसके बेसिस पर करते हैं, उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पर। और वो कैसे हैं, देखिए, वो है प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वो प्लांट्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नई चीज़ बनाते हैं। All green plants and blue-green algae can produce their own food using abiotic components. For example, photosynthesis hence called producers. अब जो प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो दोनों ही जो अपना खाना है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। किसकी हेल्प से, अबायोटिक कंपोनेंट्स की हेल्प से। अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि एयर, वाटर, इन सभी, सनलाइट, और जो आपने पढ़ा होगा अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। अब आगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स होते हैं इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या होते हैं, सारे जीव जंतु होते हैं जो कि एनिमल्स, और वो किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स पर। कैसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसके लिए, फूड के लिए। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो भी डिवाइड किए गए हैं हमने किसमें, हार्बिवोरियस, कार्निवोरियस, ओमनिवोरियस और पैरासाइट्स। तो हार्बिवोरियस का एग्जांपल्स है प्लांट ईटर्स। प्लांट ईटर्स यानी कि हार्बिवोरियस ओनली वो होते हैं जो खाली पेड़ पौधों को खाते हैं। गोट का एग्जाम्पल है, डियर का एग्जाम्पल है, रैबिट का एग्जाम्पल है एक्सेट्रा। अब कार्निवोरियस सेकंड टाइप है, वो होते हैं जो फ्लैश ईटर्स होते हैं। फ्लैश ईटर्स यानी कि जो मांस खाते हैं। अब मांस खाने वाले कौन है, टाइगर, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। और ओमनिवोरियस होते हैं दोनों, बोथ, जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग।
अब पैरासाइट्स लास्ट टाइप है। पैरासाइट्स का मतलब मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर रहते हैं, यानी कि जैसे जब सिर में हमारे जब सिर में जब जू पड़ जाती हैं तो वो क्या है, पैरासाइट्स हैं। लाइव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। अब जो पैरासाइट्स हैं वो एक बॉडी के ऊपर रहते हैं और उसी से अपने फूड को लेते हैं, और उसका एग्जाम्पल है लाइस और कैसुक्यूटा। उसके बाद है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स है हमारे इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अब आपने सुना होगा कि जो एनिमल्स हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको क्या करते हैं, हम सॉइल में दबा देते हैं और धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लग जाते हैं। और उनको डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सबसे बड़ा हाथ होता है उसमें डिकम्पोज करने का। दीज हेल्प इन दी रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो ये डिकम्पोजर्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को दोबारा से रिप्लेनिशमेंट करने में। अब इसके बाद है फूड चेन। फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अब फूड चेन है हमारा, तो फूड चेन यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, डिपेंडेंट होते हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो क्या, वो एक फूड चेन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रास यानी कि जो घास होती है हमारी, उसको कौन खाता है, डियर, और डियर को कौन खाता है, लायन। तो यहाँ पे एक फूड चेन बनी छोटी सी। ऐसे करके आपको पूछा जा सकता है, पहले आपको दे देगा डियर, फिर आपको दे देगा ग्रास, और फिर आपको दे देगा लायन, और आपको कहेगा कि इसको फूड चेन के सही मैनर में लगाइए। तो आपको इसको अगर आप जानते होगे तो आप इसको इस तरीके से लगाएंगे। क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपके पेपर में। अब उसके बाद है चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। अब फूड चेन मैंने आपको बताया कि फूड चेन एक ऐसी सीरीज़ होती है ऑर्गेनिजम्स की जो एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर अपना पेट भरते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ऐसा फूड वो उनको खाते हैं। जो लायन है वो डियर को खा रहा है अपने खाने के तौर पर, और जो डियर है वो किसको खा रहा है, ग्रास यानी कि पेड़ पौधों को। अब इसके बाद है इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। अब जो फूड चेन होता है उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी स्टेप्स होते हैं जो कि एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अब एनर्जी, हम कहते हैं ना कि हमें हरी सब्जी खाने से बहुत एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, जो प्लांट होता है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से। जब वो बनाता है तो उसको 100% एनर्जी मिलती है, और उस 100% एनर्जी की ओनली 10% जो एनर्जी है वही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाती है। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि जो ये ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का, वो एक लेवल से दूसरे लेवल ऐसे करके बढ़ता जा रहा है ना, इसे कहते हैं हम ट्रॉपिक लेवल। तो वो ओनली 10% होती है, और जो बाकी का जो 90% है वो किस में जाता है, प्लांट का, उसकी ग्रोथ करने में, उसको रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में, और उसको रिप्रोडक्शन करने में। तो ओनली 10% जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन एनर्जी को गेन कर रहा है, प्लांट। और ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, हम सोचते थे कि जो लायन है वो सबसे शक्तिशाली है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, लेकिन ये बिल्कुल हमारी गलत जो है वो कल्पना होती है। आगे अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जो ट्रॉपिक लेवल में कैसे घटती जाती है। फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स। अब जो एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसे ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज़ यूनिट डायरेक्शनल। अब जो एनर्जी है उसका जो फ्लो हो रहा है फूड चेन में वो कैसे हो रहा है, पहले प्रोड्यूसर को एनर्जी मिल रही है, फिर कंज्यूमर के पास जा रही है वो एनर्जी, और फिर कंज्यूमर जो है उसको भी कोई खा लेता है तो फिर उसको और थोड़ी मिलेगी, और फिर उसको जाते जाते बिल्कुल ही 0% हो जाएगी वो। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। अब जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, 1% सनलाइट की हेल्प से, खाली 1% सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, 100% एनर्जी बना देते हैं। अब आप सोचिए वो कितने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, असली मायने में वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो वो 1% सनलाइट की हेल्प से 100% एनर्जी बना देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे है 10% लो। अब 10% लो का मतलब क्या है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ओनली जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें जब बढ़ता जाता है वो ट्रॉपिक लेवल, तो उसमें क्या है 10% ही ऊपर जा पाता है, बाकी का जो 90% है वो नीचे रह जाएगा उस प्लांट के पास ही। Only 10% of energy is transferred to the next tropic level. The remaining 90% energy is used in the life process, digestion, growth, reproduction, etc. by present tropic level. अब ये बात है सेम कि बाकी ये जो 90% एनर्जी है वो किसके लिए काम आएगी, उसके लाइफ प्रोसेस में हमारे होते हैं डाइजेशन, जिसमें हम अपने खाने को पचाते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे आपको एक ट्रॉपिक लेवल है, ये हमारा ट्रॉपिक लेवल है। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन कंटेन्स 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स। अब जो फूड चेन है वो क्या है, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल को कंटेन करता है। और जो एनर्जी है उसका जो डिक्रीज़ हो रहा है वो कैसे हो रहा है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया आपको, ये इसमें देखिए ट्रॉपिक लेवल है तो सबसे पहले हमारा प्रोड्यूसर आता है, उसके पास कितना जूल एनर्जी होता है, 1000 जूल एनर्जी, 1000 किलो जूल एनर्जी की बहुत 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 बड़ी मात्रा होती है उसके पास। मतलब प्लांट्स के पास इतनी एनर्जी होती है, लेकिन वो ओनली 10% शेयर करेगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर को 10% शेयर करता है। प्रोड्यूसर जो है वो 1000 किलो जूल एनर्जी का होता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के 100 किलो जूल एनर्जी जाती है, और सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10 किलो जूल, और टेरिटरी कंज्यूमर के पास ओनली 1 किलो जूल एनर्जी जो है वो जाती है। और टेरिटरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स। तो सोचिए ह्यूमन बींग्स के पास कितनी कम एनर्जी बचती है। अब यहाँ पे और एक बात मैं आपको बता दूँ, कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि जितने, जैसे कि अब जो प्लांट है उससे हमने अपना खाना लिया, तो फिर उसके जो केमिकल्स हैं, उसके जो केमिकल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का, वो इंक्रीज़ होकर ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता है। यानी कि जो एनर्जी है वो तो क्या हो जाती है डिक्रीज़, और जो केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं इंक्रीज़। तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ख़राब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, जो ट्रांसफ़र होता है हार्मफुल केमिकल्स का, और वो कैसे होता है इंक्रीज़ होकर। अब आप यहाँ पे देखिए, जो अच्छी चीज़ है वो तो हमें डिक्रीज़ होकर मिल रही है, और जो बुरी चीज़ है वो हमें इंक्रीज़ होकर मिल रही है, यानी कि बढ़कर जो है वो मिल रही है। Maximum concentration of such chemicals get accumulated in human bodies as human occupy the top level in any food chain. अब यहाँ पे बात जो है वो सोचने वाली है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबसे ऊपर वाला जो ट्रॉपिक लेवल में लेवल लेते हैं, कंटेन करते हैं ऊपर वाला, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हार्मफुल केमिकल्स हमें ही मिलते हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में। लायन है उससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हमें ह्यूमन बींग्स को ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। अब आगे फूड वेब पढ़ेंगे। फूड वेब बड़ा है इंटरेस्टिंग इन नेचर। लार्ज नंबर ऑफ फूड बॉडीज आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग आ फूड वेब। अब जो हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसमें बहुत सारे नंबर में क्या होते हैं, बहुत बड़े नंबर में एक फूड चेन होती है, और उसी के छोटे टाइप को उससे ही इंटरकनेक्टेड होते हुए को हम बोलते हैं फूड वेब। तो फूड वेब यहाँ पे तो ये बहुत छोटा सा है, आपको ये ज़रूर याद करना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद करके ही जाना है। अब यहाँ पे देखिए, पहले प्लांट को कौन खाता है, ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग यानी कि मेंढक को कौन खाता है, स्नेक। अब जो स्नेक है वो क्या खाता है, माइस को भी खाता है, माइस यानी कि चूहे के जैसा ही होता है, और जो माइस है वो क्या खाता है, प्लांट। और जो स्नेक है, यहाँ पे आ जाइए दोबारा से, जो स्नेक है उसको कौन खाता है, ईगल। और ईगल किसको खाता है, रैबिट को। रैबिट क्या खाता है, प्लांट को। तो यहाँ पे एक गोल सा सर्कल बन गया जिसमें पूरी फूड वेब आ गई हमारी, इसको आपको याद करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक बार आप इसे देख लीजिए।
और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये ज़रूर याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और जितने नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उन्हें भी आप नोट कीजिएगा, जिससे कि आपकी जो एग्ज़ाम टाइम है उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वीडियोज़ देखने में, और आप अपने नोट्स से ही पढ़ लेंगे। अब है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। Changes in the environment affects us and our activities change the environment around us. Human activities leads to pollution, deforestation, etc. अब जो जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है वो इफ़ेक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, हमारे इन्वायरमेंट पर ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो डालता है। और जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें चेंज आता है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है खासकर वो क्या करती हैं, वो पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा करती है। पॉल्यूशन तो आप सभी ने देखा होगा, हम क्या करते हैं, हम लकड़ियाँ जला लेते हैं, उससे कितना पॉल्यूशन होता है। हम प्लास्टिक को जला लेते हैं, उससे भी कितना पॉल्यूशन होता है। तो ये काम हमें नहीं करने चाहिए। प्लास्टिक को तो खासकर नहीं जलाना चाहिए, उसमें बहुत पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा। और वो किस पर इफ़ेक्ट करेगा, हमारी ओजोन लेयर पर, उसको क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। और जिससे ख़राब कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है हम नहीं बच पाएंगे। अब आगे ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते हैं। ओजोन लेयर हमारा, इसके बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं, आगे जान लेते हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा होता क्या है। ओजोन लेयर इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच ऑब्जर्व्स मोस्ट ऑफ हार्मफुल यूवी अल्ट्रावायलेंट radiations of sunlight, thus protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, destruction of plants, etc. जो ओजोन लेयर है वो हमारी अर्थ के ऊपर क्या होती है, एक ब्लैंकेट टाइप लेयर होती है जो हमारी अर्थ को ढके हुए रखती है। बिल्कुल, किससे हमारी अर्थ को किससे ढके हुए रखती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन। हार्मफुल जो हमारे अर्थ के लिए, हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जिसको हम अल्ट्रावायलेंट रेज बोलते हैं, उसको हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं यूवी, यूवी भी लिख देते हैं इसको हम। और वो किससे मिलते हैं हमें, सनलाइट की वजह से। अगर सनलाइट हमारे ऊपर डायरेक्टली पड़ जाती है तो हमें क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ का हमें सामना करना पड़ेगा जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होती है, जैसे कि स्किन कैंसर, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, एक्सेट्रा। उसके बाद है ओजोन लेयर O3। अब ओजोन लेयर को हम O3 मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इज़ प्रेजेंट एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। अब जो हमारा जो ओजोन लेयर है उसको कहाँ पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। एटमॉस्फेयर का जो सबसे बड़ा लेवल होता है, एटमॉस्फेयर के बाद भी बहुत लेवल्स आते हैं, जो सबसे बड़ा लेवल होता है स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। इट इज़ अ डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। अब जो O3 है, O3 वो आखिरकार बना कैसे है वो भी जान लेते हैं। द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। अब जो ये अल्ट्रावायलेंट जो रेज होती हैं, यूवी रेज जिनको हम बोलते हैं, वो क्या करती है, हमारा जो O2 का जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ देती है, किसमें, फ्रीली ऑक्सीजन एटम में। फ्रीली ऑक्सीजन एटम यानी कि खाली O में, ऐसे O+O जो यहाँ पे साइड में दिख रहा है, O2 होगा यहाँ पे, ये मिस प्रिंट है, O2 आएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या होता है, दीज ऑक्सीजन एटम देन कंबाइन विद ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म दी ओजोन मॉलिक्यूल। अब जो ऑक्सीजन एटम हैं जब वो कंबाइन करते हैं O2 मॉलिक्यूल के साथ, तो वो क्या हमें देते हैं, O3, और जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद समझेंगे कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में समझते हैं। डिक्रीज इन दी थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985 एंड वॉज टर्म्ड एज ओजोन होल। पहला ने ऑब्जर्व किया था कि हमारे ओजोन लेयर में क्या हो गया है, हमारी ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो क्या हो गई है, डिक्रीज होती जा रही है। वो किसने ऑब्जर्व किया था, अंटार्कटिका ने पहले ऑब्जर्व किया था, किसमें, 1985 में। और उसको उन्होंने बताया था ओजोन होल, कि हमारी ओजोन लेयर में होल हो चुका है। दिस डिक्रीज वॉज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरो
fluorocarbons CFCs which are used in refrigerators, ACs, fire extinguishers एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो ये डिक्रीजमेंट हो रहा था ओजोन लेयर की थिकनेस में, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे जो सिंथेटिक कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, गर्मियों में एसी का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और जो रेफ्रिजरेटर है और जो एसी है यानी कि जो फ्रिज और एसी है वो दोनों ही क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकल को जो वो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से ही ओजोन लेयर जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन फॉर्गिंग एन एग्रीमेंट टू स्टॉप CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल क्योटो प्रोटोकॉल बाय ऑल कंट्रीज। अब जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है UNEP, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके थ्रू उन्होंने कहा था कि जो CFC है जिसका हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करें तो उससे क्या वो प्रोडक्ट हो रहा है उसको हमें रोकना होगा। और ये कदम कब उठाया गया था? 1986 में, यानी कि उस साल के डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर, और उसको हमने नाम दिया था क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या है, तो आप ये लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और ये सभी कंट्रीज़ के लिए था, ये नहीं कि खाली एक कंट्री को मानना होगा, सभी कंट्री को ये मानना होगा। अब इसके बाद है गार्बेज डिस्पोजल, जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अब जो हमारा जिस प्रकार का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसका रिज़ल्ट क्या निकल के आता है? बहुत बड़े अमाउंट में हम अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत प्रोड्यूस्ड होता है, बहुत गार्बेज, हम कूड़ा जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके टाइप्स हैं गार्बेज के, कौन कौन से? एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। Substances which can be decomposed by the action of microorganisms are called biodegradable wastes। अब जो बायोडिग्रेडेबल हैं वो ऐसे वेस्टेज होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं आसानी से, वो भी किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। जैसे कि हमारी सब्जी के छिलके हो गए और एनिमल्स हो गए जिनकी डेथ हो जाती है, वो सब भी जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो भी आसानी से डिकम्पोज होकर हमें क्या देती है? मैन्योर यानी कि खाद देती है। और इसका एग्जांपल है फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, कॉटन, जूट, डंक, पेपर एक्सेट्रा। अब उसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में आपने समझा, तो उसके आगे नॉन लगाने का मतलब क्या है? कि वो जो है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। विच सब्सटेंसेस कैन नॉट बी decomposed by the action of microorganisms are called non-biodegradable wastes। और इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा। अब आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में भी याद करके जाना है, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज एंजाइम्स which decompose the materials, but these enzymes are specific in their action, that's why enzymes cannot decompose all दी मटेरियल्स। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास वो जो एंजाइम जो है उसको जब वो रिलीज़ करते हैं उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हो जाते हैं जो उनकी एंजाइम की हेल्प से नहीं डिकम्पोज हो पाते, जिनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।